नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे पावरफुल किसान आंदोलन की जिसका जिक्र ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता। 1930s का मेव किसान आंदोलन। ये कहानी सिर्फ एक बगावत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एकता की और हिम्मत की। तो चलिए इस भूले बिसरे चैप्टर को जरा खोल कर देखते हैं। अच्छा, जो भी हम बात करेंगे ना वो सीधे इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो इतिहास में दर्ज है। और इन्हीं पन्नों में हमें उस जमाने के किसानों का संघर्ष, उनकी उम्मीदें और उनकी आवाज़ साफ सुनाई देती है। तो सवाल ये है कि आखिर 1930s में ऐसा हुआ क्या था कि मेव किसानों को अपनी आवाज उठानी पड़ी। ऐसी क्या वजहें थीं कि वो सब एक साथ आने पर मजबूर हो गए। चलिए साथ मिलकर इस हिस्टोरिकल पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को हम 5 पार्ट्स में समझेंगे। पहले ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, फिर इसे लीड किसने किया, मतलब लीडरशिप किसके हाथ में थी। इसके बाद टकराव और मांगे क्या थीं, फिर सरकार ने क्या कदम उठाया और आखिर में इसका सल्यूशन कैसे निकला। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहला हिस्सा है मेव आंदोलन का एक इंट्रोडक्शन। देखते हैं कि इस बड़ी लड़ाई की पहली चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से थी। तो बात है 1932 की। एक साहब थे, मोहम्मद हादी। उन्होंने अलवर भरतपुर के इलाके में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अंजुमन खादिमुल इस्लाम। इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा था। जो मेव किसान बिखरे हुए थे उन्हें एक साथ लाना, उन्हें एक आवाज देना, और बस यहीं से इस हिस्टोरिकल मूवमेंट की नींव पड़ गई। अब देखिए, कोई भी आंदोलन हो उसके पीछे कुछ चेहरे तो होते ही हैं जो उसे सही डायरेक्शन देते हैं। तो अब जानते हैं कि इस आंदोलन को लीड किसने किया और कैसे ये एक इलाके से निकलकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो इस मूवमेंट के कह सकते हैं 2 मजबूत पिलर थे। एक तरफ अलवर में थे मोहम्मद हादी, जिन्होंने जैसा हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी, और दूसरी तरफ गुड़गांव में थे चौधरी यासीन खान। इन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया, इसमें एक नई जान फूकी। मतलब दोनों ने मिलकर इसे एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया था। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, लीडरशिप भी तैयार थी, अब टकराव तो होना ही था। चलिए देखते हैं कि इन किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए आखिर किया क्या। किसानों ने एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने खरीफ की फसल पर जो टैक्स लगता था वो देने से साफ मना कर दिया। अब सोचिए, ये सिर्फ एक टैक्स बॉयकॉट नहीं था, ये तो सीधे सीधे स्टेट की अथॉरिटी को एक पीसफुल लेकिन बहुत मजबूत चैलेंज था। अब जरा सोचिए, जब हजारों किसान एक साथ टैक्स देने से मना कर दें तो सरकार क्या करेगी। जाहिर है उन पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो देखते हैं कि उन्होंने इस बढ़ते हुए क्राइसिस को हैंडल कैसे किया। सरकार ने एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला कदम था अपीजमेंट का। उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम मेंबर खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को स्टेट काउंसिल में अपॉइंट कर दिया। सोचा कि शायद इससे किसान शांत हो जाएंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। तब उन्हें एक दूसरा और ज्यादा सीरियस स्टेप लेना पड़ा। 1937 में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई और इसका काम था कि इस पूरे मामले की जड़ तक जाया जाए। तो सरकार की जो पहली कोशिश थी, उसका नतीजा क्या निकला। हुआ ये कि आंदोलन शांत होने की जगह और तेज हो गया, बल्कि कह सकते हैं कि और ज्यादा सिवियर हो गया। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि किसानों को कोई सिंबॉलिक चेंज नहीं चाहिए था, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन चाहिए था। तो सवाल ये है कि इस टकराव का अंत हुआ कैसे। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं, इस आंदोलन का रेजोल्यूशन। तो हुआ ये, और ये सबसे जरूरी बात है, कि किसानों की जीत हुई। स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, लैंड रेवेन्यू और दूसरे टैक्सेस में छूट दी गई, और जो उनकी सोशो रिलीजियस परेशानियां थीं उन्हें भी सॉल्व किया गया। ये उनके संघर्ष की एक सीधी और साफ जीत थी। तो आखिर में 1937 की वो कमेटी रिपोर्ट ही डिसाइसिव साबित हुई। इस रिपोर्ट ने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि किसानों की जो शिकायतें हैं वो जायज़ हैं, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जब एक आवाज़ संगठित हो तो उसे अनसुना नहीं किया जा सकता। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट आखिर क्या-क्या हासिल कर सकता है। मेव किसानों के संघर्ष ने ये तो साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं
तो वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बल्कि इतिहास का रुख भी बदल सकते हैं।